लास्ट लेक्चर में हमने अपना सेकंड पेपर स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने सीमा पढ़ ली थी और संततता पढ़ ली थी। अब है अवकलनीयता, मेन टॉपिक है, क्योंकि इसी के ऊपर फिर आपका विश्लेषिक फलन डिफाइन होगा। अवकलनीयता वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हो कि अवकलनीयता कैसे फाइंड की जाती है। वहां पर हम बात करते अवकलनीय जब फाइंड करते तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड अवकलनीय निकालते थे, लेकिन यहाँ वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सम्मिश्र संख्या में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो सम्मिश्र संख्या में एक भाग वास्तविक होता है और एक भाग काल्पनिक होता है। तो अवकलनीयता भी उसी तरीके से सोल्व होगी, पथ भी फाइंड किए जाएंगे। वो कैसे करेंगे वो हम क्वेश्चन से डिस्कस कर लेंगे। पहले आप देखिए कि अवकलनीयता क्या होती है। माना W इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Z, क्षेत्र D में Z का कोई सम्मिश्र फलन है, तब f ऑफ Z D के किसी बिंदु Z नोट पर अवकलनीय कहलाता है यदि, देखिए हमें W है वो क्षेत्र D में Z का कोई सम्मिश्र फलन दिया हुआ है। देखिए रहा है कि जो W है वो क्षेत्र D में क्या है, Z का सम्मिश्र फलन है। तब ये f ऑफ Z इस क्षेत्र D में किसी बिंदु Z नोट पर अवकलनीय कहलाता है कब, अगर लिमिट डेल Z टेंड्स टू 0, f इज फंक्शन ऑफ Z नोट प्लस डेल्टा Z माइनस f ऑफ Z नोट अपॉन डेल्टा Z का मान परिमित एवं अद्वितीय होता है। आपने अवकलनीयता इस फॉर्म में पढ़ी थी, f डैश Z नोट, ये बिंदु Z नोट पर अवकलनीय कहलाएगा, तो लिमिट Z टेंड्स टू Z नोट f ऑफ Z माइनस f ऑफ Z नोट अपॉन Z माइनस Z नोट। आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ी थी, लेकिन ये हम सम्मिश्र संख्या में बात कर रहे हैं, हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन में इस तरीके से फाइंड करेंगे। दोनों ही यूज में आएगा कि अगर यहाँ पे जो डेल्टा Z है वो बहुत छोटी वैल्यू है, तो लिमिट डेल्टा Z टेंड्स टू 0 पर अगर इस फंक्शन ऑफ Z नोट प्लस डेल्टा Z और माइनस फंक्शन ऑफ Z नोट अपॉन डेल्टा Z का मान कैसा हो, परिमित हो और अद्वितीय यानी यूनिक हो, एक ही मान हो। जैसे वहां पर हम राइट हैंड दक्षिण अवकलनीयता वाम अवकलनीयता और दाएं अवकलनीयता निकालते थे, अगर वो दोनों बराबर आती थी तो हम कहते थे कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, अवकलनीय है। तो यहाँ पर भी वही चीज यहाँ डिफाइन होती है। क्लियर है। तो अगर इसका मान परिमित है और अद्वितीय यूनिक है, तो ये बिंदु Z नोट पर ही मेरा फंक्शन ऑफ Z क्या कहलाएगा, क्षेत्र D में अवकलनीयता कहलाएगा। क्लियर है। अब देखिए एक एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ Z इज इक्वल टू Z टू दी पावर n, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है, सर्वत्र अवकलनीय है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये मेरा फंक्शन ऑफ Z है, क्या दिया हुआ, Z की पावर n, जहां n क्या धनात्मक पूर्णांक है, हमें प्रूफ करना है कि ये सर्वत्र अवकलनीय, सभी बिंदुओं पर कैसा फलन है, अवकलनीय फलन है। कोई से भी बिंदु ले लो, सभी बिंदु पर कैसा फलन मिलेगा, अवकलनीय फलन मिलेगा। तो अवकलनीयता की डेफिनेशन लगाइए, क्या है, लिमिट डेल्टा Z टेंड्स टू 0, f इज Z नोट प्लस डेल Z माइनस f ऑफ Z नोट अपॉन डेल्टा Z, यही है। नाउ इसका मतलब क्या है कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ है उसमें Z क्या रख दोगे, Z नोट प्लस डेल्टा Z। मेरा फंक्शन क्या है, Z की पावर n है, क्या हो जाएगा, Z नोट प्लस डेल्टा Z की पावर n, और ये क्या हो जाएगा, Z नोट की पावर n अपॉन डेल्टा Z। x प्लस वाई की होल पावर n है, इसका फॉर्मूला किस तरीके से खुलता है, x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर अप टू y की पावर n, जहां ये ncn हो जाएगा। ये x की जगह यहाँ Z नोट और y की जगह डेल्टा Z है, आप ये एक्सपेंशन लगा दीजिए, जब इसे खोलोगे तो ये एक्सपेंशन मिल जाएगा इसका, और ये हो गया माइनस का Z नोट की पावर n। Z नोट से Z नोट कैंसिल आउट, आपके पास क्या हुआ, nc1 क्या मिलेगा, आपको n मिलेगा, ये हो गया Z नोट की पावर n माइनस 1 डेल्टा Z। इसे खोलोगे nc2 यानी n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 Z नोट की पावर n माइनस 2 डेल Z का होल स्क्वायर अप टू डेल Z की पावर n अपॉन में डेल्टा Z, यही बचेगा। नाउ डेल्टा Z से कंप्लीट को क्या करोगे, डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे या ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो ये क्या बचा, n Z नोट की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 Z नोट की पावर n माइनस 2 डेल्टा Z अप टू डेल Z की पावर n माइनस 1, जहां लिमिट क्या है, डेल्टा Z टेंड्स टू 0, लिमिट चेंज नहीं हुई है। अब आप लिमिट लगा दीजिए, जैसे लिमिट लगाओगे तो यहां से लेके सारे फंक्शन कैसे हो गए, 0 हो गया। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, n Z नोट की पावर n माइनस 1। देखिए n तो धनात्मक पूर्णांक है, यानी 1 से स्टार्ट होगा, यानी मान पॉजिटिव, और आप Z की कोई भी वैल्यूज लीजिए, आपको ये मान कैसा मिलेगा, तो परिमित मिलेगा और यूनिक मिलेगा, यानी अद्वितीय मिलेगा। तो ये मान परिमित है और अद्वितीय किसी भी बिंदु पर डिफाइन कीजिए, यानी f डैश z के प्रत्येक मान के लिए विद्यमान है, अतः मेरा फलन कैसा है, सर्वत्र अवकलनीय है।
क्लियर है ये चीज ना। नेक्स्ट हमारी एक थ्योरम है, देखिए परिमित अवकलज के लिए सातत्य आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं है। देखिए ये आपने 12th क्लास में पढ़ते आ रहे हो, वही चीज है। क्या कह रहा है, परिमित अवकल यानी मेरे इसका स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का, मेरे पास एक फलन है और वो फलन कैसा है, अवकलनीय। अगर वो फलन अवकलनीय है तो वो फलन कैसा होगा, संतत, यानी संतत तो होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई फलन संतत है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फलन कैसा हो, अवकलनीय हो। ये आपने 12th में पढ़ा था, रियल में भी पढ़ा था और यहाँ कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ रहे हो। तो यही स्टेटमेंट है कि अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वो संतत होगा, लेकिन अगर कोई फलन संतत है तो जरूरी नहीं कि वो अवकलनीय है। यही कह रहा है कि अवकलज का अगर अस्तित्व है तो सातत्य आवश्यक प्रतिबंध यानी फलन संतत है लेकिन पर्याप्त नहीं है, यानी संतत है तो जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया और एक पॉइंट डिफाइन करा। माना कि एफ ऑफ जेड कोई सम्मिश्र फलन है और जेड नोट क्या है, इस सम्मिश्र यानी सम्मिश्र तल का मतलब है जो आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है, प्लेन है, उसमें क्या है, कोई बिंदु है। तो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट लेके चल रही हूं। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को z माइनस जेड नोट से ही मल्टीप्लाई किया है और z माइनस जेड नोट से ही डिवाइड कर दिया। अब मैं दोनों तरफ क्या ले रही हूँ, लिमिट z टेंड्स टू जेड नोट ले रही हूँ। ले ली मैंने दोनों तरफ लिमिट z टेंड्स टू जेड नोट। मैंने कल ही आपको लिमिट की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, तो ये लिमिट मैं इस फंक्शन पे भी ऑपरेट कर रही हूँ और इस फंक्शन पे भी ऑपरेट कर रही हूँ। ये तो किसकी डेफिनेशन है, अवकलनीय की, यानी एफ डैश जेड। नाउ लिमिट z टेंड्स टू जेड नोट z माइनस जेड नोट। जैसे ही लिमिट पुट करोगे ये क्या हो गया, जीरो हो गया, और जीरो को फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीटली क्या मिल गया आपको, जीरो मिल गया। नाउ तो यानी लिमिट z टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। नाउ लिमिट दोनों पे ऑपरेट कीजिए, तो लिमिट z टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस लिमिट z टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड नोट इज इक्वल टू जीरो। यहां देखिए लिमिट किसके लिए लग रही है, z के लिए ऑपरेट हो रही है, लेकिन फंक्शन तो किसका है, जेड नोट का है, यानी इस फंक्शन पर इस लिमिट का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि z का यहाँ कोई फलन ही नहीं है। तो यानी इस पर ये लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं रहा, तो यानी ये तो क्या हो गया, एफ ऑफ जेड नोट यहां जरूर होगा क्योंकि z का फलन है। क्लियर है, यानी लिमिट z टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नोट। ये किसकी डेफिनेशन है, संततता की डेफिनेशन है, यानी मेरा जो फलन है एफ ऑफ जेड वो क्या है, जेड नोट पर संतत है। प्रूफ हो गया कि अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वो कैसा होगा, संतत होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं, यानी विलोम सत्य नहीं है इसका। इसे हम एक एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं, देखिए सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर सर्वत्र संतत है, परंतु यह केवल मुख्य बिंदु यानी z टेंड्स टू जीरो यानी मूल बिंदु पर ही अवकलनीय है। देखिए स्टेटमेंट तो ये कह रहा था इस थ्योरम का कि सर्वत्र, यहां मैंने एक फलन ले लिया, क्या है, मोड जेड स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि जो ये फलन है वो सर्वत्र संतत है, यानी प्रत्येक बिंदु पर कैसा फलन है, संतत फलन है, लेकिन ये केवल मूल बिंदु पर ही अवकलनीय है, मूल बिंदु के अलावा ये फलन कहीं पर भी अवकलनीय नहीं है। क्लियर है। नाउ देखिए अब इसको एग्जांपल को प्रूफ कर रहे हैं हम, इसी थ्योरम के साथ है ये एग्जांपल। हमें पता है z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। मोड z क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर ले लीजिए दोनों तरफ, तो मोड जेड स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो एक फंक्शन है ये कैसा, एक्स और वाई में बहुपद फलन है, और हमने 12th क्लास में पढ़ा है कि बहुपद फलन कैसा होता है, सर्वत्र संतत होता है, यानी प्रत्येक बिंदु पर फलन कैसा होता है, बहुपद संतत होता है। तो ये जो फलन है बहुपद होने के कारण क्या है, सर्वत्र संतत है, तो मोड जेड स्क्वायर भी क्या है, सर्वत्र संतत फलन है। अब हमें अवकलनीयता प्रूफ करनी है। अवकलनीय फलन की डेफिनेशन लगा दी मैंने कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। क्लियर है। फंक्शन क्या था मेरा, मुझे दिया हुआ है वहां पर मोड जेड स्क्वायर दिया हुआ है, तो मोड जेड की जगह क्या हो गया, जेड प्लस डेल्टा जेड, यानी मोड जेड प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर माइनस मोड जेड स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। लिमिट चल रही है। देखिए जब x प्लस वाई कोई फंक्शन और बार लगा हुआ है तो कैसे ऑपरेट होता है, x बार प्लस में y बार में। आगे बात समझ में जब दोनों पे हो, और मोड एक्स स्क्वायर जो मोड मापांक के साथ है ये ऑपरेट होता है x बार, तो ये मोड में ही है, तो ये पहले क्या हो जाएगा, z प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड का होल बार, और ये क्या हो गया, z बार।
अब देखिए ये x प्लस वाई का बार वो क्या होता है x बार प्लस वाई बार, यानी z बार प्लस डेल्टा z बार। क्लियर है? इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, जैसे मल्टीप्लाई करोगे z से z बार कैंसिल आउट, तो लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 आपको क्या मिला है, z डेल्टा z बार प्लस z बार डेल्टा z प्लस डेल्टा z इंटू डेल्टा z बार अपॉन डेल्टा z। डेल्टा z से हर एक को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 z डेल्टा z बार अपॉन डेल्टा z प्लस z बार प्लस डेल्टा z बार, यही मिलेगा। मैं इस फंक्शन को लिमिट तो ऑपरेट कर रही हूँ, बाकी पे नहीं कर रही, क्योंकि डेल्टा z नीचे जैसे ही ऑपरेट करोगे 0 हो जाएगा, वो इन्फिनिटी बन गया। हमें पता है z क्या होता है x प्लस आयोटा y, तो डेल्टा z क्या हो जाएगा डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, और डेल्टा z बार का क्या हो जाएगा डेल्टा x माइनस आयोटा डेल्टा y। ठीक है, जब डेल्टा z 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो डेल्टा z बार भी किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये मेरा क्या हो गया 0 हो गया, जो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, क्योंकि ये हमारे पास किसी काम का नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ लिमिट पुट कर दी। तो एफ डैश जेड क्या हो गया, लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 z डेल्टा z बार अपॉन डेल्टा z प्लस z बार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं यहाँ पर इसे दो केस में प्रूफ करूंगी। पहला, जब मेरा डेल्टा z वास्तविक अक्ष की तरफ अग्रसर होता है, और दूसरा काल्पनिक अक्ष की तरफ। तो फर्स्ट केस, माना डेल्टा z वास्तविक अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर, कि वास्तविक अक्ष की तरफ वो क्या हो रहा है, शून्य की ओर, 0 की तरफ बढ़ रहा है, टेंड कर रहा है। और वास्तविक अक्ष क्या होता है, x होता है। तो x अक्ष पर y, क्योंकि डेल्टा z वास्तविक अक्ष पे जा रहा है, यानी x अक्ष पे जा रहा है, तो x अक्ष पर y क्या हो गया 0। अगर y 0 तो डेल्टा y भी क्या हो गया 0, क्योंकि मुझे यहाँ डेल्टा z और डेल्टा z बार की वैल्यू पुट करूंगी, सिर्फ z और z बार की नहीं करूंगी, क्योंकि लिमिट डेल्टा z की पुट हो रही है। आगे बात समझ में, z और z बार एज इट इज रहेंगे, हम सिर्फ इसे सोल्व करेंगे। नाउ हमें पता है डेल्टा z क्या होता है, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y क्या है 0, तो डेल्टा z क्या हो गया डेल्टा x हो गया। डेल्टा z बार लूंगी तो क्या मिलेगा, डेल्टा x बार मिलेगा। चूंकि ये वास्तविक फलन है तो बार का कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, डेल्टा x बार क्या हो गया डेल्टा x हो गया। चूंकि डेल्टा z बराबर है डेल्टा x के, तो जब डेल्टा z 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो डेल्टा x भी किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ। तो ये फंक्शन हो गया, लिमिट डेल्टा z की किस में चेंज हो गई है मेरी, डेल्टा x में। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 z, डेल्टा z बार भी किसके बराबर है, डेल्टा x के, और डेल z भी डेल्टा x के, प्लस z बार। डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल आउट, आपको क्या मिलेगा z प्लस z बार। चूंकि लिमिट डेल्टा x की पुट हो रही है और इस z और z बार का फलन है, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा लिमिट का। तो एफ डैश z क्या मिल गया, z प्लस z बार। क्लियर है? सेकंड केस, जब मेरा डेल्टा z काल्पनिक अक्ष की ओर, काल्पनिक अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर होता है, यानी काल्पनिक अक्ष करस्पॉन्डिंग वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, काल्पनिक अक्ष क्या हो गया y होगा। तो यानी y अक्ष पे जा रहा है डेल्टा z, तो y अक्ष पे क्या हो गया x 0, और x 0, इसका मतलब डेल्टा x भी क्या हो गया 0। चूंकि डेल्टा z होता है x प्लस आयोटा y, तो डेल z क्या हो गया डेल्टा x प्लस आयोटा डेल y। ना डेल्टा x 0 हो गया, तो डेल z किसके बराबर मिल गया, आयोटा डेल y। बार लेते हो, जैसे डेल z बार लगा, क्योंकि सम्मिश्र फलन है इमेजिनरी पार्ट, तो ये क्या मिल गया बार माइनस आयोटा डेल y। जब डेल्टा z 0 की तरफ अग्रसर कर रहा है, और चूंकि काल्पनिक अक्ष की तरफ भी बढ़ रहा है, तो डेल्टा y भी किसकी तरफ अग्रसर होगा 0 की तरफ। यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डेल्टा z बार और डेल्टा z की वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट क्या होगी डेल y। तो समीकरण 1 हो गया, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 जेड माइनस आयोटा डेल वाई अपॉन आयोटा डेल वाई प्लस जेड बार, यानी आपको क्या मिल गया एफ डैश जेड, जेड बार माइनस जेड। देखिए जब मेरा फलन वास्तविक अक्ष की तरफ जा रहा था तब तो जेड बार प्लस जेड मिला, और जब काल्पनिक अक्ष की तरफ जा रहा है तो जेड बार माइनस जेड मिला, यानी इन दोनों पर जो ये मान है अद्वितीय नहीं है, यूनिक नहीं है, क्योंकि अलग अलग मिल रहे हैं। तो यानी मेरा फलन कैसा है, देखिए समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि एफ डैश जेड का मान अद्वितीय नहीं है, यानी लिया गया फलन मूल बिंदु के अलावा सभी जगह क्या है, अवकलनीय। क्योंकि जब मूल बिंदु पे डिफाइन करोगे 0 0 पे, एक्स और वाई 0 0 हो गया, वो दूसरी फंक्शन से डिफाइन हो जाएगा, जो हमने दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी उससे हो जाएगा। एक्स भी 0 वाई भी 0, दोनों एक साथ ऑपरेट, पूरा फलन क्या होगा 0। तो मान वास्तविक और काल्पनिक अक्ष दोनों पे 0 ही मिलेगा, तो यानी मेरा फलन मूल बिंदु के अलावा सर्वत्र अवकलनीय नहीं है, सिर्फ मूल बिंदु पर ही अवकलनीय है। क्लियर है ना? ये थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीजें पढ़ेंगे, ये कंप्लीट कर लेना, और अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।